गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज अपन इस लेक्चर में चर्चा करेंगे जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो अपना सीईटी का पेपर आने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं चर्चित व्यक्तियों के बारे में कि कौन सा व्यक्ति है इस दौरान बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। तो गाइस सबसे पहले है यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। यूपीएससी है जो अपना संघ लोक सेवा आयोग है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 316 में आता है, जो कि गाइस एक संवैधानिक संस्था है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि क्या यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है या वैधानिक संस्था। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक संस्था का मतलब होता है जिसका संविधान में उल्लेख किया गया हो। भाई वैधानिक संस्था वो होती है जो किसी कानून के तहत स्थापित की गई हो। तो 316 आर्टिकल के तहत यूपीएससी का गठन किया गया। इसके जो अभी हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं वो प्रीति सूदन को चुना गया है, जिन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया है। ठीक है, आगे 27 जुलाई 2024 को गाइस नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है, इसकी 90वीं बैठक हुई। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसका मुख्य विषय था देश को 2047 तक विकसित करने पर महत्वपूर्ण रूप से मंथन करना। ठीक है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके पे इसमें पहल जो शुरू की गई उसका नाम है शून्य गरीबी के लक्ष्य को प्राथमिकता देना। ठीक है दोस्तों, भारत का जो विजन फॉर विकसित भारत @2047 है, इन अप्रोच पेपर है उसके बारे में बात करें कि 2047 तक भारत क्या कुछ टारगेट अचीव करना चाहता है। मतलब भारत 2047 तक भारत का टारगेट है कि वो एक डेवलपिंग कंट्री बने। दोस्तों, भारत की मौजूदा जीडीपी है $3.6 ट्रिलियन है, इसको बढ़ाकर 2047 तक भारत का 9 गुना इसको बढ़ाना है। ठीक है, साथ ही प्रति व्यक्ति आय है वो $2,992 को बढ़ाकर 8 गुना करना है, करीब 2 लाख है जिसके 8 गुना बढ़ाना है। इसके साथ ही भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो 71 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर गाइस 84 वर्ष करना है। ये भारत के 2047 तक के महत्वपूर्ण टारगेट है। आगे देखते हैं। आगे जुलाई 2024 में जो नीति आयोग है इसका पुनर्गठन किया गया। तो अपन जानेंगे नीति आयोग के बारे में। दोस्तों, पहले होता था एक योजना आयोग। ठीक है, जो अपने प्लानिंग कमीशन चलता था, जैसे पहली पंचवर्षीय योजनाएं, 10वीं पंचवर्षीय, 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं, तो जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी वो योजना आयोग के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, 1951-50 के आसपास। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, 2015 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो वर्तमान में नीति आयोग है, योजना आयोग है, वो समाप्त हो गया है। जो पंचवर्षीय योजना है जिसके द्वारा 5 ईयर जो प्लान इसके द्वारा चलाए जाते थे उनको समाप्त करके अब इसके द्वारा अलग टारगेट डिसाइड किए जाते हैं। तो पहले तो ध्यान रखना कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो वो होते हैं गाइस अपने प्रधानमंत्री, जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष है वर्तमान में सुमन के बेरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, उनका नाम है सुमन बेरी। इसके पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में बात करें जो हाल ही में चुने गए हैं, उनका नाम है वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल और अरविंद बिरयानी। इसके पदेन सदस्य होते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह और वित्त मंत्री अपनी निर्मला सीतारमन। ठीक है, इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य हैं ललन सिंह जो कि एक मंत्री हैं, राम मनोहर नायडू, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। ठीक है, ये अपने जाना नीति आयोग के बारे में। नेक्स्ट है भारत के नए विदेश सचिव किन्हें बनाया गया। तो दोस्तों, हाल ही में जो अपने विक्रम मिस्त्री है उनको भारत का विदेश सचिव है वो नियुक्त किया गया है। उन्होंने मोहन कात्रा का स्थान लिया है। मोहन कात्रा को वर्तमान में गाइस यूएसए का जो राजदूत है भारत की तरफ से वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार का नए मुख्य सचिव हाल ही में मनोज कुमार को चुना गया है। किन्हें चुना गया है, मनोज कुमार को यूपी का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सीबीडीटी के बारे में दे रखा है। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल डायरेक्टर टैक्स बोर्ड है, ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, जिसका नया चेयरमैन हाल ही में रवि अग्रवाल को बनाया गया है। इन्हें बनाया गया इनका नया चेयरमैन रवि अग्रवाल।
ठीक है गाइस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में बात करें तो गाइस जो अपना जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत अपना जो रेवेन्यू डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत आती है ये बोर्ड। पूछ लिया जाए कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है वो कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, तो वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग है उसके अंदर आता है। फिर आता है एसबीआई के बारे में। दोस्तों हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है चल्ला श्रीनिवासु सेठी। ठीक है। एसबीआई है वो गाइस भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जिसमें भारतीय शेयर होल्डिंग है 56.92%, लगभग 57% है इसमें भारत सरकार की होल्डिंग है। इसके अलावा गाइस इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 में 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है गाइस वो मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रूड द एपोस्टल, ये है गाइस किसे प्रदान किया गया? तो गाइस अभी अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ये रूस की यात्रा पर गए थे, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन उनके द्वारा भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी उनको ये अवार्ड दिया गया, जो कि रूस का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान है। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रूड द एपोस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपाई सोरेन के स्थान पर झारखंड के नए सीएम कौन बने? दोस्तों हेमंत सोरेन है वो हाल ही में जो चंपाई सोरेन है उनके स्थान पर झारखंड के मुख्य सीएम नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? उनका नाम है डॉक्टर बी एन गंगाधर। डॉक्टर बी एन गंगाधर को जो नेशनल चिकित्सा जो आयोग है उसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब अपन ने चर्चित स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि न्यूज में थे। 26 जुलाई 2024 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होने वाली देश की 43 विरासत का क्या नाम है? तो गाइस मोइदम असम का जो क्षेत्र है जो कि अहोम युग है, जो कि असम का बहुत ही शासन रहा था, राजाओं का शासन था अहोम युग। उनका जो उनकी जो कब्रिस्तान होता था शाही कब्रिस्तान उसको मोइदम कहा जाता है। तो इस मोइदम को भारत की 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। मतलब कहने का है कि भारत में टोटल 43 यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जो अभी हाल ही में शामिल की गई है वो मोइदम है, जिसे शाही कब्रिस्तान है जो कि असम में लोकेटेड है। अहोम युग है उससे रिलेट कर सकते हैं इसे आप। अगला है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नामकरण क्या रखा गया? दोस्तों गणतंत्र मंडप अशोक हॉल का नाम है वो अशोक मंडप रखा गया है। जो दरबार मंडप है उसका नाम क्या रखा गया? गणतंत्र मंडप अशोक हॉल। बन्नीघाट जैविक उद्यान है जो कि गाइस अपने बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है, 3 से 4 जुलाई 2024 को ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपको पूछ लिया जाए कि ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ किया गया? तो गाइस इसका आयोजन अपने नई दिल्ली में किया गया। इसके उद्घाटन करता थे अपने सूचना और संचार मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों की प्रतिबद्धता को यहाँ पर ध्यान रखा गया। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका वर्तमान में बहुत ज्यादा योगदान बढ़ता जा रहा है। इसमें लोगों को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए विभिन्न देशों को अपनी जिम्मेदारी दिखाने के लिए बताने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, 15वां कृषि नेतृत्व का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो गाइस ये पुरस्कार दिया गया अपने महाराष्ट्र को। देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। दोस्तों हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन है जिसका 30 जून 2024 को जो टाइमिंग थी वो समाप्त होने वाली थी। अब सरकार ने इस टाइमिंग को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया है। ठीक है, तो ये टाइम एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, 2025 तक चलेगा स्मार्ट सिटी मिशन। इसकी शुरुआत की गई थी गाइस 25 जून 2015 को। इसमें क्या था कि देश के 100 शहरों को चयनित किया गया था और उनको विकसित करना था। ठीक है, 3 जुलाई 2024 तक 100 शहरों ने कुल जो प्रोजेक्ट है उनकी 90% योजनाएं हैं वो पूरी कर ली थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान के कितने जिले हैं वो शामिल हैं और उनके नाम भी बताइए। अगला है तीन तीन अपराध कानून है उनके बारे में।
तो गाइस हाल ही में जो अपनी आईपीसी की धारा होती थी, सीआरपीसी की धारा होती थी, इनको मॉडिफाइड करके 3 महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। उनका पहला नाम है बिहार भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दोस्तों ये कानून है वो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए हैं। पूछ लिया जाए कि ये कानून कब से प्रभावी हुए, तो 1 जुलाई से ये प्रभावी हो गए हैं। नेक्स्ट है, अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार कर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण स्थापना दिवस में 1 जुलाई 2024 को चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। यह चेकलिस्ट का नाम है फोना ऑफ इंडिया। ठीक है, पूछ लिया जाए कि फोना ऑफ इंडिया क्या है, ये एक चेकलिस्ट है जिसे तैयार करने वाला भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है। ऐसी चेकलिस्ट तैयार करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है जिसमें संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची को शामिल किया गया है। आगे अपन चर्चा करेंगे एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के बारे में। तो पहले तो ध्यान रखना इसे जारी कौन करता है, इसे जारी करता है अपना नीति आयोग। दोस्तों इसमें भारत का स्कोर है वो 71 रहा। पिछले साल भारत का स्कोर था वो 66 था, जो कि बढ़कर 71 हो गया, 66 से बढ़कर 71 हो गया। यह स्कोर गाइस 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और जो यूटीज है उनकी राष्ट्रीय प्रगति को मापता है तथा इसमें 16 स्कोरों की गणना की गई है। ठीक है, इसमें जो अपने 17 लक्ष्य हैं उनमें से 16 लक्ष्यों की गणना की गई है और साथ ही 169 टारगेट है, उनमें से 113 टारगेटों को इसमें शामिल किया गया है। तो इस स्कोर का संपूर्ण जो लक्ष्य है वो प्राप्ति को दर्शाता है गाइस। इसमें 2018 से 2023-24 के बीच में सबसे तेजी से जो ग्रोथ करने वाला है एसडीजी इंडेक्स में, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का आता है, फिर उत्तराखंड का आता है। दोस्तों 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समग्र स्कोरों में अग्रणी रूप से शामिल रहे हैं। इसमें राजस्थान के स्कोर की बात करें तो वो है 67। याद रखना ये एसडीजी इंडेक्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि भारत का स्कोर क्या है, राजस्थान का स्कोर क्या है, इसमें टॉप पर कौन रहा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन इससे 31 जुलाई 2024 की अवधि में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का जो 46वां सत्र का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया। तो पूछ लिया जाए पहले तो कि यूनेस्को का अभी हाल ही में सम्मेलन किया गया वो कौन सा था, वो 46वां सम्मेलन का 46वां। इसका आयोजन है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। यूनेस्को के बारे में बात करें तो गाइस ये यूएनओ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये शिक्षा विज्ञान संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। गाइस इसके 195 सदस्य देश हैं, साथ ही इसके 9 है वो ऑब्जेक्टिव जो सदस्य देश है, इससे रिलेटेड सदस्य देश है। ठीक है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है गाइस वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। आंद्रे ओजेले यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक हैं। भारत ने पहली बार गाइस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सत्र की मेजबानी की है। अभी हाल ही में जो की है भारत में ऐसा सत्र होने वाला पहली बार है। इसी दौरान असम का जो मोलदाम क्षेत्र है जो कि एक साइट कब्रिस्तान है, इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है जो भारत की 43वीं साइट है। इसके कुल 24 नए स्थलों को इस दौरान इसमें शामिल किया गया, मतलब वर्ल्ड के सभी मिला के 24 नए स्थलों को यूनेस्को सूची में इस बार शामिल किया गया। अब अपन चर्चा करेंगे चर्चित योजनाएं क्या है, समितियां आयोग आदि के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर 2 के बारे में। ठीक है गाइस, दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है 6 जुलाई 2024 को, जो अपने केंद्रीय सहकार मंत्री है अमित शाह। तो ध्यान रखना केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर 2 है, इसकी शुरुआत तब की गई 6 जुलाई को। इसमें क्या किया गया है कि जो नैनो उर्वरक है उनकी खरीद के लिए किसानों को 50% सब्सिडी है वो प्रदान की जाएगी। कितनी परसेंट? 50% सब्सिडी है वो प्रदान की जाएगी। मान लो 200 रुपए की किसान ने नैनो उर्वरक खरीदा, उसमें 50% तो सरकार देगी और 50% किसान देगा। इससे क्या होगा? पर्यावरण अनुकूलन खेती को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र में जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है जिससे भूमि की उर्वरकता गिरती जा रही है,
उसमें कमी आएगी। इसके साथ ही गाइस जो अपने सहकार मंत्री है अमित शाह, इसी दौरान इन्होंने भारत ऑर्गेनिक गेहूं आटा भी लॉन्च किया। पूछ लिया जाए कि भारत ऑर्गेनिक गेहूं आटा को लॉन्च कब किया गया, तो 6 जुलाई को। फिर आते हैं वन साइड साइटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना। दोस्तों ध्यान रखना, इसकी शुरुआत की गई थी 16 जुलाई को। कौन सी योजना है? वन साइडिस्ट वन प्रोडक्ट योजना। केंद्रीय मंत्री जो अपने शिवराज सिंह चौहान है, उनके द्वारा 16 जुलाई को इस योजना की शुरुआत की गई थी। जो अपना ICAR है, कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका जो 46वां स्थापना दिवस था, इसी के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया। दोस्तों ICAR के सभी जो 5521 वैज्ञानिकों को एक उत्पाद, एक तकनीक, एक मॉडल, एक अवधारणा पेश करने का इसमें टारगेट दिया गया है। इस योजना की अवधि है गाइस वो 5 वर्ष की है, जिसमें वैज्ञानिकों की विभिन्न टीमें हैं, वो सभी फसलों के लिए जो सभी किस्में हैं उन पर रिसर्च करेगी, उन पर शोध करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है चर्चित स्थान जो कि योजना में रहे, करंट में रहे। देश का पहला शहर जिसके पास टी मैप और सभी पेड़ों की जियो टैगिंग होगी। तो गाइस जो अपना चंडीगढ़ है, ये देश का पहला शहर है जिसके पास पेड़ों की जियो टैगिंग होगी। परख के बारे में जाने तो पहले तो ध्यान रखना कि परख का पूरा नाम क्या है। प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा ज्ञान विश्लेषण। तो दोस्तों ये परख है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? ये पहल है वो अपने NCERT की महत्वपूर्ण रूप से पहल है। प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा ज्ञान का विश्लेषण। संविधान हत्या दिवस। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने 12 जुलाई को एक गजट नेविगेशन पारित किया, जिसमें 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों 25 जून को क्या हुआ था कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, क्या लगाया गया था? आपातकाल की घोषणा की गई थी, वो भी 21 महीनों के लिए। इस दौरान अपने जो राष्ट्रपति थे वो फारूक अली अहमद थे। ठीक है, इसी डे को याद में रखने के लिए संविधान हत्या दिवस है वो 25 जून को केंद्र सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया। हम मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो आपातकाल है, नेशन आपातकाल, वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है। आगे आता है नालिया नीलम के बारे में। दोस्तों आलिया नीलम है वो पाकिस्तान की पहली महिला जज नियुक्त की गई है। ठीक है, याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आलिया नीलम कौन है? वो पाकिस्तान की पहली महिला जज है। कैप्टन सुप्रीता सिटी के बारे में बात करें तो ये भारतीय सेना की कैप्टन है, जो दुनिया में सबसे ऊंचे युद्ध स्थल जो सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पर योद्धाओं की श्रेणी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला कैप्टन है। यह कैप्टन सुप्रीता सिटी। ये है रोडो ड्रेस्टोन के बारे में। दोस्तों ये एक फूल की प्रजाति है, आर्मेनियम जो फूल है उसकी सबसे पसंदीदा किस्म है, जो कि उत्तराखंड में देश का पहला इसके लिए उद्यान बनाया जा रहा है ड्रेस्टोन के लिए। दोस्तों यह जो पेड़ है वो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है और नागालैंड का राष्ट्रीय पुष्प है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो ये पेड़ है, और नेपाल का ये राष्ट्रीय वृक्ष है, नहीं नागालैंड का राज्य पुष्प है। परशुराम कुंड कहाँ है गाइस? ये अपने अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अंतरिक्ष अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान एजेंसी और गाइस ब्लू ओरिजिन ने अपने मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर श्रुति हेगड़े बनी मिस यूनिवर्सल पेटिट। दोस्तों पूछ लिया जाए कि डॉक्टर श्रुति हेगड़े कौन है, तो गाइस ये मिस यूनिवर्सिटी पेटिट बनी है, जो कि कर्नाटक का जो धारवाड़ क्षेत्र है हुबली नगर में, वहां की ये रहने वाली है। गाइस अमेरिका के फ्लोरिडा में हर वर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें छोटी कद की महिलाएं हैं उनको इसमें मौका दिया जाता है। यह खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला है डॉक्टर श्रुति हेगड़े। ये आता है तापमान बीमा के बारे में। दोस्तों वर्तमान में देश में अत्यधिक गर्मी पड़ी थी इस माह में, और तापमान में अधिकता के कारण जो स्वरोजगार से जुड़े हुए जो महिलाएं हैं उनको 400 रुपए का रोजगार तापमान बीमा है वो प्रोवाइड करवाया गया है। कौन कौन से जिलों ने करवाया है? अपने राजस्थान,
गुजरात और महाराष्ट्र में महिलाओं को 400 रुपए का बीमा इसमें प्रोवाइड करवाया स्वरोजगार से के लिए। दोस्तों ये तापमान बीमा है वो राष्ट्रीय सांख्या क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर ऑल की ओर से कार्य कर रहा है। ठीक है, किसके द्वारा संचालित है यह प्रोग्राम? तापमान बीमा राष्ट्रीय सांख्यिकी क्लाइमेट रेजिलिएंट फॉर ऑल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान। दोस्तों ये अपने बेंगलुरु में स्थित है। ये अपनी जो हेल्थ और जो परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके अधीन देश के आने वाली एक महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। इस संस्थान को WHO द्वारा 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो पूछ लिया जाए कि नेशनल मंडेला पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अपने WHO के द्वारा। और 2024 का यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। अपना नेक्स्ट है रूज ऐप। दोस्तों रूज ऐप है वो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने रोगियों को कुशल और बाधा रहित सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया है। ठीक है, तो किसने शुरू किया है? रूज ऐप अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है। ठीक है, इंटरनेशनल करंट में क्या चीजें न्यूज में रही। सबसे पहला है दुनिया में पहली बार रामलला पर डाक टिकट जारी करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों अपनी जो वर्तमान में जो राम मंदिर है जो कि अपने अयोध्या में बना है, राम की जो पूजा है पूजा पाठ है वो बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राम को मानने वाले देश लाओस ने हाल ही में अपना डाक टिकट जारी किया है रामलला पर। तो पूछ लिया जाए कि पहली बार रामलला पर डाक टिकट जारी करने वाला देश कौन सा है, तो उसका नाम है लाओस। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है। इसमें क्या होता है कि कोई विभिन्न देश है जो आपस में यात्राएं करते हैं उनमें जो वीजा दिया जाता है उन वीजा में कितनी आसानी से अपन कहीं पर यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि भारत का कोई नागरिक है वो विभिन्न देशों में जैसे कि USA, जापान, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया आदि में कितनी आसानी से यात्रा कहाँ पर कर सकता है, इस आधार पर रैंक करता है। तो भारत की इसमें रैंक है वो 82 है। सबसे ऊपर रैंक गाइस इसमें है सिंगापुर की। आगे है फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने सबसे एडवांस और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लामा 3.1 लॉन्च किया है। तो आपको पूछ लिया जाए कि लामा 3.1 क्या है, तो गाइज ये एक तरह का AI है जो कि एशिया की जो कि फेसबुक की मेटा कंपनी है, पेरेंट कंपनी मेटा, उसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2024 को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। दोस्तों यह बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये बैठक अपने टोक्यो में आयोजित की गई जो कि जापान में स्थित है। कहाँ पर आयोजित की गई? जापान में। दोस्तों क्वाड एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें लगभग 4 सदस्य देश हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने मिलकर क्वाड की स्थापना की थी। क्वाड मुख्य रूप से गाइस जो अपना इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वहां पर चीन की जो बढ़ती हुई जो मजबूती है उसको कम करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए एक तरह से ये क्वाड एक नया संगठन बन के आया था जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है उसका महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन है वो भारत में होगा। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? 2024 में भारत कर रहा है। इसका लक्ष्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुफ्त, खुला, स्थिर और सुरक्षित तथा समृद्ध करना है। नेक्स्ट है 11 से 12 जुलाई 2024 को BMI STE अर्थात बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। दोस्तों बिम्स्टेक की ये 2 दिवसीय बैठक है, ये आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन अपने न्यू दिल्ली में किया गया। गाइस बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी से जो सटे हुए देश हैं वह उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका हेडक्वार्टर गाइस अपने ढाका में है। ढाका जो अपने बांग्लादेश का कैपिटल है वहां पर लोकेटेड है। इसकी स्थापना की गई थी गाइस 6 जून 1997 को। ठीक है, 1997। तो ये बना था, हेडक्वार्टर ढाका में है। इसके 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से सदस्य हैं? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका,
थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल। पूछ लिया जाता है इनके सदस्य देशों के नाम, तो ध्यान रखना 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल। ठीक है। मिल्स्टेक का पूरा नाम भी ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या डे। दोस्तों विश्व जनसंख्या डे है वो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कितनी तारीख को? 11 जुलाई को। इस बार की थीम थी लिव ऑन वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। दोस्तों पहली बार जनसंख्या दिवस है वो 1919 में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है। वर्तमान में जनसंख्या के बारे में बात करें तो भारत है उसमें विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत की, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। मतलब सबसे पहले जो विश्व की सर्वाधिक आबादी थी वो चीन की थी, और वर्तमान में सर्वाधिक आबादी है वो भारत की हो गई है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 2060 तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब होने का अनुमान लगाया है। वही भारत की जीवन प्रत्याशा है वो 72.24 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की 7वीं जनगणना में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो गाइस पाकिस्तान में अभी में जो 7वीं जनगणना की थी वो 2023 में की गई थी। इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है वो हिंदू समुदाय है। मतलब यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है वो हिंदुओं की है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा है? तो दोस्तों इसमें शामिल होने वाला सोलर अलायंस है, इसमें शामिल होने वाला 100वां देश पराग्वे है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो गाइस इसकी स्थापना पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रधानमंत्री के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गाइस वो गुरुग्राम में है। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है उनके मध्य जो देश है उनको इसमें शामिल किया गया था, ताकि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके और वर्तमान में जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया, इसमें कोई भी यूएनओ का जो सदस्य देश है वो इसमें अब शामिल हो सकता है। नेक्स्ट है नेपाल के नए पीएम कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में जो अपने केपी शर्मा ओली है वो नेपाल के चौथी बार पीएम चुने गए हैं, जिन्होंने पुष्प दहल प्रचंड का स्थान लिया है। वही नेपाल के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो उनका नाम है रामचंद्र पांडेय। ईरान के नवे राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में किया गया, उनका नाम मसूद पजशकियान है। नेक्स्ट है एससीओ के बारे में। शंघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो पूछ लिया जाए कि एससीओ का कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ? 24वां हुआ, 24वां शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों इसमें यूरेशियाई देश है बेलारूस, उसको एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य चुना गया है। और एससीओ के अन्य सदस्य देशों की बात करें तो गाइस इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान तथा ईरान इसमें शामिल है। ठीक है। दोस्तों भारत पाकिस्तान को इसकी सदस्यता मिली थी 2017 में। कब मिली थी? 2017 में इसकी सदस्यता मिली थी। वहीं इसका 10वां सदस्य है, फिर इसमें ईरान शामिल हुआ बाद में, और 10वां सदस्य है वो पराग्वे बन गया है। एससीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, जो कि एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। गाइस ये यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य है क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। इसके जो पर्यवेक्षक सदस्य देश है उनके बारे में बात करें तो ये 4 हैं: अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। नेक्स्ट चर्चा करते हैं यूनेस्को के दुनिया भर में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? दोस्तों यूनेस्को को 136 से 136 कुल देशों में लगभग 759 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने? 759 है, जो कि 136 देशों में फैले हुए हैं। भारत में कुल 12 स्थल हैं। दोस्तों भारत सरकार द्वारा कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि प्राकृतिक आवास में बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं। इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत सरकार के, उसमें से 12 हैं वो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 जुलाई 2024 को कहां पर पहली बार देश से बाहर भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, जो मॉरिशस है वहां पर अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय जन औषधि केंद्र का स्थापना की है, का उद्घाटन किया है। दुनिया की पहली एआई वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट विजेता कौन बनी है? तो दोस्तों, जो एआई है वो ब्यूटी क्षेत्र में भी शामिल हो गई है। तो इसमें जो विजेता बनी है वो है किंजा लेली मोरक्को। किंजा लेली बनी है, जो कि मोरक्को की रहने वाली है। ब्रिटेन में भारतीय वंशी ऋषि सुनक के बाद नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? तो गाइज, उनका नाम है किर स्टामर। नेक्स्ट, जनरेटिव एआई इनोवेशन में भारत का कौन सा स्थान है? जनरेटिव एआई में इनोवेशन में भारत का गाइज 5वां स्थान है और प्रथम स्थान पर आता है चीन। देखो चीन कितनी प्रगति कर रहा है। अब अपन चर्चा करेंगे गेम्स ऑन स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, हरियाणा की रहने वाली मनु भाकर है, वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल, जो 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक खेलों में। इन्होंने, जो इनका खेल है वो 10 मीटर पिस्टल, वीमेंस पिस्टल शूटिंग इनका खेल है। इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और उन्होंने मेडल जीता है, वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनका स्कोर रहा है 221.7 अंक। दोस्तों, मनु भाकर इस ओलंपिक में पद जीतने वाली भारत की पहली निशानेबाज बनी है। यह पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला मेडल था। इसके अलावा स्वप्निल कुसाले हैं, वो 30 मीटर राइफल पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। आगे है क्रिकेट का एशिया कप 2025 है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों, 2025 में जो एशिया वर्ल्ड कप क्रिकेट का होने वाला है वो भारत में होने वाला है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन है? उसका नाम है जिया रोय। ये देखते हैं, एशिया कप महिला क्रिकेट की चैंपियन टीम किसे बनाया गया है? दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराया। कितने विकेट से? 8 विकेट से हराया है और वो एशिया कप क्रिकेट महिला टीम की चैंपियन अपने नाम कर ली है। 17 जुलाई 2024 को हुई एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी की बैठक में किस साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि बनाया गया? तो गाइस, इसका प्रतिनिधि बनाया गया दीपा मलिक को। आगे है 15 जुलाई 2024 को यूरो कप फुटबॉल का 12 वर्ष बाद चैंपियन बना है, उसका नाम है स्पेन। दोस्तों, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है और यूरो कप फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो अपने नाम किया है 12 साल बाद। 133वां डुरंड कप फुटबॉल है जो कि 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक खेला जाएगा। गाइस, यह किसकी मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, यह होगा अपने कलकत्ता, जमशेदपुर, शिलोंग और कोकराझारा असम में आयोजित किया जाएगा। डुरंड कप है एशिया और भारत का, गाइस, ये सबसे पुराना कप आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, तो ये 133वां डुरंड कप का आयोजन कब किया जाएगा? 27 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में कलकत्ता, जमशेदपुर, शिलोंग और कोकराझारा में। नेक्स्ट आता है टीम इंडिया क्रिकेट के नए मुख्य सचिव, मुख्य कोच है वो किन्हें चुना गया है? तो हाल ही में गाइस, टीम इंडिया क्रिकेट के कोच है वो गौतम गंभीर को चुना गया है। इन्होंने राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है। नेक्स्ट है लंदन टेनिस 2024 के विजेता के बारे में। तो दोस्तों, ये टेनिस खेल है वो जुलाई 2024 में आयोजित किया गया। इसमें पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्कारेज, वही उप विजेता है नोवाक जोकोविच। महिला एकल विजेता है वी रिजकोवा, जो कि चेक गणराज्य की है। उप विजेता है जे पाओ लिनी। पुरुष युगल विजेता है हेली ओरा और पटेल। वही महिला युगल विजेता, गाइस यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट है लागोस वर्ल्ड टेबल टेनिस के बारे में। दोस्तों, लागोस वर्ल्ड टेबल टेनिस है, यह भारत ने इसमें 3 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर जीता है और 5 ब्रोंज मेडल अपने नाम किए हैं।
वहीं श्रीजा अकुला ने महिला एकल खिताब जीता है। श्रीजा अकुला और रचना ने महिला युगल खिताब भी जीता है इसमें। पुरुष युगल में गाइस मानव ठक्कर और हरमीत देसाई ने पदक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। दोस्तों इसका आयोजन किया गया जिसमें भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष गाइस वो पीटी उषा थी। कौन थी? भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा। दोस्तों भारतीय दल का नेतृत्व है इसमें नीरज चोपड़ा ने किया था। सेफ डी मिशन प्रमुख है वो गगन नारंग रहे थे इसमें। ओपनिंग सेरेमनी ध्वजवाहक रही इसमें पीवी सिंधु और अंचता शरत कमल। दोस्तों पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है और अचत शरत कमल है वो टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2024 को पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों का रंगारंग प्रोग्राम किया गया। दोस्तों आईसीओ के जो अध्यक्ष है वो थॉमस बाक है। क्या है? थॉमस बाक। पहली बार यह आयोजन है वो स्टेडियम के बाहर सीन नदी पर आयोजित किया गया था। इसका शुभकर्ता मेस्कट जो कि 1789 जो फ्रांस की क्रांति है उसका प्रतीक था। राजस्थान में चर्चित व्यक्तियों के बारे में जुलाई में कौन से व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। तो आप पहले तो ये ध्यान रखना कि अपने वर्तमान राज्यपाल कौन है। दोस्तों वर्तमान राज्यपाल है 45वें राज्यपाल गवर्नर हैं उनका नाम है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। हाल ही में इनको चुना गया हरिभाऊ किशनराव बागड़े को। ठीक है। इन्होंने श्री कलराज मिश्र है उनका स्थान लिया है। ये 45वें गवर्नर बने हैं 45 पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछ लिया जाता है कि हाल ही में जो राज्यपाल है वो किन्हें चुना गया है तो हरिभाऊ किशनराव बागड़े को चुना गया है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है। कई इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा के जो हरिभाऊ किशनराव बागड़े थे वो 2014 से 19 के बीच में यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा के गाइस पूर्व नेता है श्री ओम माथुर। श्री ओम माथुर को है वो सिक्किम का राज्यपाल चुना गया है। ठीक है। वहीं गुलाब चांद कटारिया को असम का राज्यपाल से चंडीगढ़ का राज्यपाल और पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं वो राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। श्री ओम माथुर है वो सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। श्री गुलाब चंद कटारिया है उनको चंडीगढ़ का प्रशासक और पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राजस्थान विधानसभा में किस तिथि को युवा संसद का आयोजन किया गया। तो बताइए दोस्तों युवा संसद का आयोजन है वो राजस्थान में कब किया गया। वो आयोजन किया गया 27 जुलाई को। नेक्स्ट है राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश के अध्यक्ष कौन बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष दोस्तों मदन राठौड़ हैं उनको भाजपा का नया नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जिन्होंने सीपी जोशी का स्थान लिया है। साथ ही राधा मोहन अग्रवाल है वो भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं। ठीक है। तो मदन राठौड़ है वो तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। वहीं जो अपने राधा मोहन अग्रवाल है उनको प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा 28 जुलाई को विभिन्न जो अपने 9 राज्य हैं तथा 2 केंद्र शासित यूटीज है वहां के प्रशासक और राज्यपाल की नियुक्ति की गई। या आप यहाँ पर देखिए किस किस की क्या कुछ नियुक्ति की गई है ये पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो राजस्थान के गवर्नर बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़ी। तेलंगाना में जिष्णु देव वर्मा को चुना गया है। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार गवर्नर बनाए गए हैं। मेघालय में CH विजय शंकर को, महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन, छत्तीसगढ़ में रमन डेका है वो गवर्नर बने हैं। पुदुचेरी के प्रशासक गाइस वो के कैलाश नाथन बने हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में गुलाब चंद्र कटारिया, सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर और लक्ष्मण आचार्य हैं वो असम के गवर्नर बनाए गए हैं। नेक्स्ट 16वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है। तो दोस्तों राजस्थान की वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है वो 16वीं विधानसभा चल रही है जिसके उपनेता प्रतिपक्ष है वो राकेश मीणा को चुना गया है। ठीक है। 16वीं विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है गाइस उनका नाम है टीकाराम जूली। नेक्स्ट है
देश में प्रस्तावित छठे टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमाएं तय करने के लिए गठित 11 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो दोस्तों इसका अध्यक्ष होगा मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर के, जो वर्तमान में है SR वेंकटेश्वर मूर्ति। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व किसे चुनने की बात हो रही है, तो वो चुना जा रहा है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को। ठीक है, इसके लिए गाइस 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हैं वो मुख्य वन रक्षक वन्य जीव उदयपुर होंगे, जो कि वर्तमान अध्यक्ष है SR वेंकटेश्वर मूर्ति। नेक्स्ट है प्रदेश के खेल प्रशासक जिन्हें भारतीय सीनियर वॉलीबॉल महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बताइए, वॉलीबॉल महिला टीम का कोच है वो हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? वो है जय नारायण चौधरी, जो कि अपने जयपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स एशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है अशोक राठौड़ को। कौन सा अवार्ड दिया गया? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया है? ब्रिक्स एशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। आगे अपन चर्चा करेंगे पवन कुमावत के बारे में। दोस्तों पवन कुमावत ने कजाकिस्तान है वहां पर आयोजित जो 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप है और उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि पवन कुमावत ने 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जो 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अपने कजाकिस्तान में किया गया था। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ियों के नाम बताइए। तो दोस्तों राजस्थान से दो खिलाड़ियों ने मुख्य रूप से भाग लिया था। एक तो अनंतजीत सिन्हा, जो कि टोंक जिले के रहने वाले हैं और एक निशानेबाज है। वही माहेश्वरी चौहान है, जो कि जालोर जिले की रहने वाली है और ये भी एक निशानेबाज है। नेक्स्ट है प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में प्रदेश के 5वें सूचना आयुक्त का जो चुनाव किया गया है वो चुना गया है मोहनलाल लाठर को। ठीक है, मोहनलाल लाठर को चुना गया है। दोस्तों सूचना आयुक्त है, इनकी जो कार्य अवधि होती है वो 3 वर्ष की होती है, या 65 उम्र जो भी पहले इनमें से होती है उस दौरान इनका कार्यकाल होता है। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना की बात करें तो सूचना आयोग की स्थापना राजस्थान में की गई थी अप्रैल 2006 में। ठीक है, कब की गई थी? अप्रैल 2006 में। और इस बार 5वें जो सूचना आयुक्त चुने गए हैं जिनका नाम है मोहनलाल लाठर। नेक्स्ट है जस्टिस श्री चंद्रशेखर। दोस्तों जस्टिस श्री चंद्रशेखर को राजस्थान हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इस तरह राजस्थान में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? 50 है, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या। आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। नेक्स्ट है IHF ट्रॉफी हैंडबॉल की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में शामिल राजस्थान के खिलाड़ी के नाम बताइए। दोस्तों इसमें यूथ टीम में प्रताप सिंह, महेंद्र पाल और परवेश का नाम आता है। जूनियर टीम में आता है जसप्रीत सिंह, विशाल सुथार और नयन शेखावत। अब अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के चर्चित स्थानों के बारे में। दोस्तों प्रदेश का दूसरा आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों अपना बजट 2024-25 है, इसमें घोषणा की गई थी देश के दूसरे आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने की, जो कि अपने अजमेर में खोला जाएगा। वहीं अपना पहला प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय गाइस वो अपने जोधपुर में स्थित है। इसके साथ ही राजस्थान में 1019 आयुष औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भी चेंज किया जाएगा। कितने को? 1019 को। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो तो आपको पता ही है, अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 की गणना की रिपोर्ट के आधार पर 29 जुलाई जिसके दिन बाघ दिवस मनाया जाता है, वो प्रदेश में कुल कितने टाइगरों की संख्या बताएगी। तो गाइस प्रदेश में टोटल 133 टाइगर हैं। ठीक है, हाल ही में बाघों की जो गणना की गई जिसमें इनकी संख्या के बारे में बताया गया। दोस्तों बाघ टाइगर दिवस है वो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान में कुल कितने टाइगर हैं? 133 हैं। प्रदेश में पिछले बार 120 टाइगर थे जो कि बढ़कर 133 हो गए हैं।
दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो अपना जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है वहां पर देख सकते हैं, जो कि अपने सवाई माधोपुर में लोकेटेड है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। फिर अपन चर्चा करेंगे मोहर सागर बांध के बारे में। दोस्तों ये एक कृत्रिम बांध है जो कि अजमेर में लोकेटेड है। इस बांध में बनास नदी से पानी की आवक की जाएगी। तो आप ध्यान रखना, मोहर सागर बांध है वो कहाँ स्थित है, वो अपने अजमेर में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश के किन शहरों में दो दो नगर निगम है। तो दोस्तों प्रदेश के जयपुर, कोटा, जोधपुर में दो दो नगर निगम है। जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम है। वहीं कोटा में उत्तर दक्षिण नगर निगम है। वहीं जोधपुर में पूर्व पश्चिम नगर निगम है। दोस्तों राजस्थान सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि इन तीनों शहरों में जो नगर निगमों की संख्या है दो दो हो गई, इनको वापस कम करके एक एक की जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने बजट में पाली और भीलवाड़ा में नगर निगम बनाने की घोषणा की है। जिनको वापस नगर निगम बनाया जाएगा, एक तो पाली को, एक भीलवाड़ा को नगर निगम बनाया जाएगा। वर्तमान में तीन नगर निगम है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। इस प्रकार गाइस राजस्थान में वर्तमान में 11+2 13 नगर निगम वाले शहर हो जाएंगे, जबकि तीन शहरों में तीन नगर निगम वापस से कम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह टोटल नगर निगम है वो 10 ही बचेंगे। विकास प्राधिकरण की बात करें तो बजट में घोषणा की गई थी कि गाइस जो विकास प्राधिकरण है वो भरतपुर और बीकानेर में को घोषित किया जाएगा। तो आप बताइए राजस्थान में वर्तमान में कितने विकास प्राधिकरण है और नए बनने वाले कौन है। नए तो भरतपुर और बीकानेर बनेंगे, पुराने कौन से, ये आप कमेंट में बताइए। आगे प्रधानमंत्री एकता मोल योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री एकता मोल योजना के तहत प्रदेश के किस स्थान पर राजस्थान यूनिटी मोल स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान यूनिटी मॉल है गाइस वो अपने जयपुर में स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत आएगी 200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, जीवाश्म पर रिसर्च करने वालों के लिए झामरकोटड़ा उदयपुर क्षेत्र में झामेश्वर मंदिर के पास जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा। तो पूछ लिया जाए कि हाल ही में जीवाश्म पार्क पर रिसर्च करने के लिए कहाँ पर जीवाश्म पार्क है वो बनाया जाएगा। ये अपना झामरकोटड़ा क्षेत्र है जहाँ पर उदयपुर में लोकेटेड है। वहां पर झामेश्वर मंदिर है, वहां पर जीवाश्म पार्क गाइस वर्तमान में बनाया जाएगा सरकार के द्वारा। फिर आता है कोटा क्षेत्र के सुबमपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा सुबमपुरा कोटा में। इसके लिए गाइस 24 जुलाई को त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया गया है। यह एमओयू किन किन के बीच में हुआ, यह हुआ भारतीय विमानन प्राधिकरण, नगर विकास विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग के बीच में। दोस्तों इसकी लागत आएगी लगभग 1000 करोड़ रुपए की, और इसमें 439 हेक्टेयर क्षेत्र पर यह एयरपोर्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, देश का दूसरा और प्रदेश का पहला चीता सफारी केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों जो अपना रावत भाटा क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, वहां पर देश का पहला और चीता सफारी केंद्र है वो प्रदेश का पहला बनाया जाएगा, देश का दूसरा होगा, जो कि अपने गांधी सागर अभ्यारण्य है उसके पास होगा। दोस्तों गांधी सागर भैंसरोगढ़ अभ्यारण्य चंबल सेंचुरी को कूनो नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, से जुड़े हुए चीता का वितरण यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क है जहाँ पर नाम्बिया से सरकार के द्वारा चीते लाए गए थे। भारत में तो चीते लुप्त हो गए थे, लेकिन अफ्रीकन चीते हम यहाँ पर लेके आए हैं कूनो नेशनल पार्क से, नाम्बिया से। इसके लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा, और अपने भैंसरोगढ़ जो चंबल सेंचुरी गांधी सागर आदि अभ्यारण्य वहां से होते हुए रावत भाटा तक इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो देश का पहला ब्लॉक जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल उपलब्ध कराने वाला बना है। तो दोस्तों यह बना है मांडलगांव भीलवाड़ा। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2024 को विश्व स्काई डे सेलिब्रेट किया गया। तो विश्व स्काई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 13 जुलाई को। इस दिन देश के पहले एयर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई। दोस्तों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे जो प्रदेश का पहला एयर स्पोर्ट्स है इसकी शुरुआत कहाँ से की, तो इसकी शुरुआत की अपने नारनौल हरियाणा से की।
ठीक है। नेक्स्ट है, आज अपन चर्चा करेंगे जो राजस्थान में जो योजनाएं थी, विभिन्न अभियान कार्यक्रम चलाए गए जुलाई माह में, वो क्या कुछ थे उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतर योगदान के लिए राजस्थान को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, दीनदयाल योजना है वो एक तो शहरी आजीविका मिशन पर चलाई गई है। इस पर राजस्थान को स्पार्क अवार्ड है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में पर देश भर में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। तो राजस्थान है गाइस वो देश भर में शीर्ष स्थान पर है, फर्स्ट नंबर पे आता है निशुल्क दवा योजना को लागू करने पर। दोस्तों, निशुल्क दवा योजना को 2 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया था और इसमें 1828 दवाएं हैं गाइस, वो मेडिसिन है वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वावलंबन 2.0 अभियान के बारे में। दोस्तों, प्रदेश की लगभग 349 जो पंचायत समितियां हैं, उनके 20,000 गांव में जो जल संग्रहण है, संरक्षण है, उसके कार्य करवाए जाएंगे। इसके प्रथम चरण में गाइस 5135 गांवों का चयन किया गया था, जिसकी लागत है वो 3500 करोड़ रुपए आई थी। नेक्स्ट है, लेखानुदान 2024-25 में घोषित गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सी? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख पशुपालकों को कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें गाइज 1 लाख किसान है उनको ब्याज मुक्त ऋण प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 5 लाख पशुपालकों को कौन सी योजना है? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। ये देखते हैं, 556 ग्राम पंचायतें प्रदेश की ग्राम पंचायत टीबी को टीबी मुक्त घोषित की गई है। ठीक है। तो दोस्तों, सरकार के द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान है वो 24 मार्च 2023 को वाराणसी जो कि यूपी में स्थित है, वहां से अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू किया गया था? 24 मार्च 2023 को वाराणसी से शुरू किया गया था टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। दोस्तों, इसमें जो राजस्थान की पंचायतें इंक्लूड है वो 9,325 पंचायत है वो इसमें इंक्लूड है। इसका टारगेट है 2025 तक पूरे इंडिया को टीबी मुक्त करना है। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है फैक्ट कि राजस्थान सॉरी भारत सरकार का कब तक का टारगेट है कि भारत को टीबी मुक्त घोषित किया जाए 2025 तक का। दोस्तों, इसके पहले चरण में राजस्थान की 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर योजना में लाभार्थियों को कितने रुपए में सिलेंडर रुपए उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो गाइस 450 रुपए में लाभार्थियों को जो सिलेंडर गैस है वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत। दोस्तों, राज्य बजट में घोषणा की गई थी कि जो अपना नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट है 2013 का, इसके तहत राशन पाने वाले जो परिवार हैं उनको लगभग जो कितने परिवार हैं 1.09 करोड़ परिवार हैं, उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। तो इस योजना का नाम ध्यान रखना क्या है? मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। नेक्स्ट है, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना। दोस्तों, वन अधिकार है आदि के जो क्षेत्र हैं उनके विकास कार्य के लिए इस योजना को शुरू की गई है। इस योजना के तहत वन अधिकार संभावित क्षेत्रों के आकलन के लिए FRA एटलस है वो तैयार की गई है। तो गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना है जो जनजातीय लोगों के जो वन अधिकार है उनको ध्यान में रखते हुए उनका डेवलपमेंट करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं,
मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत आने वाले जिले। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आता है ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद। टोटल 5 जिले इसमें आते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है कि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने जिले आते हैं और उनके नाम क्या है। मगरा में 5 जिले कौन से? अपना ब्यावर हो गया, जो कि अजमेर से अभी हाल ही में अलग हुआ है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद। दोस्तों, इस योजना को 2005-6 में शुरू किया गया था। ठीक है। इसका जो वित्त पोषण है वो 100% राज्य सरकार द्वारा इसकी फंडिंग की जाती है। गाइस, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है दक्षिणी मध्य जो राजस्थान है, उसके पहाड़ी क्षेत्रों से गिरे हुए लोग हैं, उनका सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत सुविधाएं हैं आदि उन्हें प्रोवाइड कराना है और दक्षिणी क्षेत्र का मुख्य रूप से विकास करना है। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2024 को कैबिनेट कमेटी की गाइस विधानसभा में बैठक की गई। इसमें विभिन्न प्रावधान किए गए, जिसमें पहला है कि जो गांधी वाटिका ट्रस्ट है उसकी समाप्ति की घोषणा की गई। साथ ही कोटा में बनाया जाएगा एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी। ठीक है। तो पूछ लिया जाए कि एरो सिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो गाइस ये अपने जयपुर में बनाई जाएगी। प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गाइस एक नीति लाई जाएगी, नागरिक विमानन नीति 2024। ठीक है। वहीं अक्षय ऊर्जा नीति और राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 है, उनके प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा और विभिन्न नए प्रावधान है इसमें जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं संपूर्णता अभियान के बारे में। दोस्तों, संपूर्णता अभियान है वो नीति आयोग द्वारा एसडीजी लक्ष्य के जो 6 प्रमुख संकेतक है उनकी पूर्णता हेतु 3 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलाया जाएगा। ठीक है। तो पहले तो ध्यान रखना कि यह संपूर्णता अभियान है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, वो अपने नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। कब तक चलाया जाएगा? 4 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक चलाया जाएगा। इसमें देश के गाइस जो 112 आकांक्षी जिले हैं आदि में यह प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसमें राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले शामिल हैं, जिनका नाम है जैसलमेर, धौलपुर, बारां, सिरोही और करौली। ठीक है गाइस। इन 5 जिलों के लगभग 239 जिलों के जो इस योजना में टोटल 500 लोग शामिल हैं। दोस्तों, जो आकांक्षी क्षेत्र विकास जो ब्लॉक है, इसका शुभारंभ जनवरी 2018 में किया गया था। यहाँ पे अलग अलग योजनाएं दे रखी हैं। ये जो कौन सी है, एबीपी, ये है ब्लॉक आकांक्षी परियोजना, ये जनवरी 2023 में शुरू की गई थी और आकांक्षी योजना है ये जनवरी 2018 में शुरू की गई थी। फिर आता है 1 जुलाई 2024 से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के किस समूह के लोगों को घर पर ही राशन के हेतु गेहूं की डिलीवरी शुरू की गई है। तो दोस्तों गाइस, राजस्थान में जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, साथ ही जो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ लोग हैं, वृद्धजन हैं, उनको घर पर ही गेहूं की डिलीवरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो अपन राशन कार्ड के तहत जो गेहूं लेने जाते हैं उस योजना के तहत वो आप घर पर ही अपन को मिल जाएगा। साथ ही जो ये दिव्यांग नागरिक है उनके घरों पर यह गेहूं है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। गेहूं की डिलीवरी गाइस 10 केजी के बैग में की जाएगी। साथ ही राज्य में योजना पर सरकार लगभग 34 करोड़ रुपए खर्च करेगी। डिलीवरी के 2 राशन कार्ड पर 50 रुपए का गाइस भुगतान किया जाएगा। कितने का? 50 रुपए का। अब अपन चर्चा करेंगे ऐप और पोर्टल है जो राजस्थान में विभिन्न रूप से चलाए गए हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे सशक्त बारह अभियान के बारे में। दोस्तों, सशक्त बारह अभियान है वो बारह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है श्री रोहितास तोमर के द्वारा चलाया जा रहा है, जो 15 जुलाई से 25 अक्टूबर 2024 तक के तहत। इसमें जो लाडो अभियान है इस अभियान के तहत वो भी चलाया जा रहा है। ठीक है। इसमें एनीमिया की जांच करने के लिए बेटियों को टेबलेट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो पूछ लिया जाए कि लाडो अभियान कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो गाइस ये चलाया जा रहा है अपने 12 में जो बच्चों में एनीमिया अर्थात खून की कमी हो जाती है उसको फुलफिल करने के लिए बच्चों को टेबलेट प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर आती है पहल अभियान।
दोस्तों अपना सुलंबर जिला है जिसके डिस्ट्रिक्ट डीएम है, उनके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। सुलंबर जिला है उसके नागरिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने के लिए पहल अभियान शुरू किया गया है। वही समाधान पोर्टल है वो राजस्थान रोडवेज है, उसका महत्वपूर्ण पोर्टल है जिसमें यात्रियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है। ई साक्ष्य ऐप, दोस्तों ई साक्ष्य ऐप है, इसे 1 जुलाई 2024 से देश के जो नए कानून हैं जो कि लागू होने जा रहे हैं उनमें राजस्थान पुलिस को डिजिटली रूप से मोबाइल के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए उसके लिए यह ऐप शुरू किया गया है। नेक्स्ट है एक वृक्ष गो माँ के नाम अभियान। दोस्तों यह अभियान 20 जुलाई 2024 को जो अपना हिंगोनिया गौशाला है जयपुर की, वहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा शुरू किया गया। यह मिशन वन रक्षण 2024 के तहत चलाया जा रहा है। कहाँ से चलाया जा रहा है? हिंगोनिया गौशाला है जयपुर की, वहां से इस अभियान की शुरुआत की गई। वही शिक्षा सप्ताह का आयोजन है वो राज्य के स्कूलों में वहां पर 22 से 28 जुलाई तक चलाए जाएंगे। इस कार्यक्रम के गाइस तहत अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी चौथी वर्षगांठ के जो उपलक्ष्य है उस पर विभिन्न शैक्षिक सुधारों पर प्रकाश डालने के लिए शिक्षा सप्ताह आयोजित किया गया। कुल्हाड़ी बंद अभियान के बारे में बात की जाए तो कुल्हाड़ी बंद अभियान है गाइस वो रणथंबोर है, पूरा जो रणथंबोर नेशनल पार्क है वहां का महत्वपूर्ण अभियान है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने उनका कार्यक्रम है मन की बात वहां पर की थी। इसके अंतर्गत गाइस क्या होता है, जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं वो वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी नहीं चलाएंगे। इसको लेकर यह अभियान शुरू किया गया ताकि वृक्षों की जो कटाई होती है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना। दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत राजस्थान के स्कूलों के सभी बच्चों की प्रोग्रेस पर नजर रखने के लिए प्रत्येक स्कूल में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। स्टाम्प डायरिया अभियान। दोस्तों स्टाम्प डायरिया अभियान है वो ध्यान रखना अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके द्वारा शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया था 30 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अपना जो चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा इसे शुरू किया गया है। दोस्तों इसमें दस्त संबंधी जो बीमारियां हो जाती हैं उनसे बच्चों में होने वाली जो मौत है उसके प्रभाव को कम करने के लिए यह अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रदेश भर में जो डायरिया पीड़ित लोग हैं उनके इलाज के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। साथ ही अभियान के तहत 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको घर जाकर दस्त से बचाने हेतु स्वास्थ्य परामर्श दी जाएगी। उन्हें ओआरएस पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही जिंक की जो गोलियां हैं वो भी इन्हें प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, मेरा तन मेरा मन ऐप के बारे में। दोस्तों मेरा तन मेरा मन ऐप है वो उदयपुर के जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है के शीर्ष अधिकारी किशोरावस्था में जो लड़कियां हैं उनके जो विभिन्न चुनौतियों का जो मुकाबला करती हैं उनको विकसित करने के लिए यह ऐप शुरू किया गया। किन के लिए है? ये लड़कों के लिए है गाइस। नजर सिटीजन ऐप है गाइस, ये पुलिस ने जो सोने घर होते हैं उनकी निगरानी रखने के लिए तथा जो नौकर होते हैं उनके किराएदारों के वेरिफिकेशन के लिए नजर सिटीजन ऐप शुरू किया है। अब अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में जो जुलाई में अन्य फैक्ट है, अन्य जो चर्चा में रहे उन स्थानों के बारे में। अटल प्रगति पथ के बारे में। दोस्तों अटल प्रगति पथ है वो ग्रामीण राजस्थान में शहरों जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, पूछ लिया जाए कि अटल प्रगति पथ क्या है? अटल प्रगति पथ जो रूरल एरिया है वहां पर शहरी डेवलपमेंट जैसी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए है। वहीं जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है जो कि अपने मदाऊ जयपुर में स्थित है। गैस यहाँ पर संविधान पार्क बनाने की बात की जा रही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि अपने देबारी उदयपुर में स्थित है। दोस्तों इसने एशिया का पहला लो कार्बन जिंक बॉन्ड लॉन्च किया है। ठीक है, पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे पहला लो कार्बन जिंक बॉन्ड इकोजोन किसने लॉन्च किया है? तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लॉन्च किया जो कि देबारी उदयपुर में लोकेटेड है।
नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में बात की जाए तो गाइस नीलकंठ महादेव मंदिर है वो अपने दौसा में स्थित है, जहाँ शीघ्र ही रोपवे का निर्माण किया जाएगा। जनजातीय कल्याण के लिए एक टीएफसी फंड का गठन किया गया है। टीएफसी फंड का गठन किया गया है, जो कि लगभग ये जो फंड है, सॉरी ये फंड था अपने 1000 रुपए का था, जिसे बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अर्थात इसमें 500 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। फेसलेस मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो जीएसटी कार्यों के प्रशासन के लिए गाइस जो फेसलेस मैनेजमेंट है उसको लागू करने वाला राजस्थान है वो देश का पहला राज्य बन गया है। तो पूछ लिया जाए कि जीएसटी जो कार्य है उनके प्रशासन को फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो अपना राजस्थान है। आगे चर्चा करते हैं भू जल संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। दोस्तों प्रदेश में भूजल के दोहन के लिए और भूजल का जो संरक्षण है आदि करने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। इसलिए प्रदेश में भूजल के दोहन से लेकर उसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार भूजल संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करेगी। इसमें भूजल के उपयोग, पेयजल के अलावा इसमें उद्योग, सिंचाई, वाणिज्यिक क्षेत्र में जल का क्या कुछ उपयोग किया जा रहा है, इसके लिए प्रावधान किए जाएंगे। इस प्राधिकरण में गाइस सीएस, एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव अध्यक्ष आदि इसमें शामिल होंगे। इसमें टोटल गाइस 12 सदस्य होंगे। वर्षा जल के संचयन की व्यवस्था नहीं होने पर भी यह प्राधिकरण नोटिस जारी करेगा। नियम उल्लंघन करने पर गाइस पहली बार में इस प्राधिकरण के द्वारा 50,000 रुपए का जुर्माना, और अगर कोई दोबारा अपराध करता है तो इसके लिए 1,00,000 रुपए का जुर्माना प्लस 6 माह की कैद हो सकती है। नेक्स्ट है मेजर विकास बाबू हनुमानगढ़ और मेजर मुस्तफा बोहरा उदयपुर, दोनों वीर जवानों को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्राप्त हुआ है। तो पूछ लिया जाए कि हाल ही में शौर्य चक्र किन्हें दिया गया है, तो मेजर विकास बाबू जो कि हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं और मेजर मुस्तफा बोरा जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं उनको प्राप्त हुआ है। चांदीपुर वायरस के बारे में बात करें तो चांदीपुर वायरस गाइस एक वायरल डिजीज है जो कि मच्छर, घुनी, रेतीली जो मक्खी होती है आदि के काटने से यह बीमारी फैलती है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम के अनुसंधान के लिए जयपुर में राजस्थान टेक्निकल पुलिस अकेडमी की स्थापना की जाएगी। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ खोली जाएगी, ये खोली जाएगी अपने जयपुर में साइबर क्राइम पर जो रिसर्च है वो करने के लिए। जवाहर माइंस है गाइस, खान है जवाहर खान, वो अपने उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर चांदी के खनन के लिए प्रसिद्ध है यह खान। यहाँ पर जियो पर्यटन स्थल की स्थापना की जाएगी। फिर अपन बात करते हैं खेजडली जोधपुर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अमृता देवी विश्नोई एंटीजन प्लांट म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो अमृता देवी विश्नोई एंटीजन प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी, अपने खेजडली में। साथ ही अपन अब चर्चा करते हैं मोनिका सुथार के बारे में। दोस्तों मोनिका सुथार को मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब मिला है। संगीता शर्मा है, उसको एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। राजस्थानी भाषा विकास बोर्ड के बारे में बात की जाए तो गाइस राजस्थानी भाषा के विकास के लिए यह राजस्थानी भाषा विकास बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थानी भाषा का यह बोर्ड किसी भी प्रकार की मान्यता के लिए नहीं है, बल्कि राजस्थानी भाषा की विकास और बोलियां हैं उनको अहमियत दिलाने के लिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राजस्थान भाषा है वो संविधान की 22वीं जो अपनी 8वीं अनुसूची है जिसमें लगभग 22 भाषाएं शामिल है उसमें शामिल नहीं है। इसमें दर्जा दिलाने के लिए इसकी स्थापना नहीं की गई है, बल्कि इसलिए की गई है ताकि राजस्थानी भाषा का विकास हो सके और इसकी विभिन्न बोलियां हैं उनको अहमियत दी जा सके। नेक्स्ट अपन देखते हैं मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के बारे में। दोस्तों मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव है वो शुरू किया गया है 29 जून से 29 जून से अपने जयपुर से शुरू किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5,054 कर्मचारियों को नियुक्त किया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में बात करें
पहले तो ये ध्यान रखना कि ये योजना कौन से विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये योजना चलाई जा रही है अपनी देवस्थान विभाग के द्वारा। तो इसमें क्या है कि लगभग 30,000 वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या, मथुरा, वृंदावन सहित आदि जो 15 तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें से 15,000 यात्रियों को रेल मार्ग, 6,000 यात्रियों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, जो कि अपने काठमांडू है में लोकेटेड है, वहां पर यात्रा करवाई जाएगी। सेटेलाइट टाउन के बारे में बात की जाए तो यह राजस्थान सरकार जयपुर के आसपास का जो 75 किलोमीटर का दायरा है, वहां पर सैटेलाइट टाउन विकसित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जयपुर के आसपास। इसमें अचरोल, बगरू, बस्सी, भनकपुरा, चोमू, जाहोता, जमवा, रामगढ़, कालवाड़ा, कानोता, कुकस और वाटिका मास्टर प्लान में इसमें शामिल किए गए हैं। फिर अपन देखते हैं लोंगेवाला वार मेमोरियल युद्ध संग्रहालय के बारे में। दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? लोंगेवाला वार मेमोरियल युद्ध संग्रहालय है, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, वो भी अपने जैसलमेर में। ठीक है, कहाँ? जैसलमेर में लोंगेवाला वार मेमोरियल। नेक्स्ट देखते हैं गुर्जर आंदोलन के नेता दिवंगत कर्नल करोड़ी सिंह बैसला को की 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण है, वो मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार द्वारा उनके पैतृक गांव मुंडिया हिंडोन करौली में वहां पर की गई है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि जो दिवंगत नेता है करोड़ी सिंह बेसवा, इनकी जो प्रतिमा बनाई गई है वो कहाँ पर बनाई गई है? वो बनाई गई है मुंडिया गांव, जो कि हिंडोन सिटी करौली में लोकेटेड है। मेप माया इंडिया के बारे में बात की जाए तो मेप माया इंडिया है गाइस, वो यातायात को सुगम बनाने के लिए शुरू किया गया है, जो कि यातायात पुलिस और मेप माया इंडिया के बीच इसके लिए एमओयू किया गया है। इसके लिए ड्राइवर के दौरान मैप ऑन करने पर ब्लॉक स्पॉट्स, मोड, डाइवर्जन की जानकारी इससे प्राप्त हो सकेगी, ताकि जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। ऐप से रूट के बारे में अत्यधिक विस्तृत और सटीक जो नेविगेशन रियल टाइम है, इसके बारे में इस ऐप से पता चलेगा। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के बारे में बात की जाए तो गाइस यहाँ पर लायन सफारी शुरू की जा रही है। आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो ये अपने उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर लोयन की ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर जूनागढ़ नेशनल पार्क है गुजरात में, वहां पर इसको लोयन से जोड़ा जाएगा। तो गाइस, जो अपने जो शेर मिलते हैं वो केवल अपने गुजरात में मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क में। आयुष्मान टावर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, जो अपना एसएमएस हॉस्पिटल है जयपुर का, वहां पर ये 155 मीटर का आईपीडी टावर है, इसका नाम बदलकर आयुष्मान टावर किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे सरकार चेंज होती है उस आधार पर योजनाओं के नाम भी चेंज हो जाते हैं। तो जब गहलोत सरकार थी तब इसका नाम आईपीडी टावर था, जिसे वर्तमान सरकार बदलकर आयुष्मान टावर कर रही है। ये कितने मीटर ऊंचाई का है? 115 मीटर ऊंचाई का है। नेक्स्ट देखते हैं खातीपुरा जयपुर के बारे में। दोस्तों, खातीपुरा जयपुर में प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदेश में अप्रैल 2024 को का जो माह है उसे मलेरिया क्रॉस प्रोग्राम, जून माह को मलेरिया माह और जुलाई माह को डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो बताइए डेंगू माह कौन सा माह में सेलिब्रेट किया जाएगा? जुलाई में। मलेरिया माह है वो जून को सेलिब्रेट किया गया, और अप्रैल में मलेरिया क्रॉस प्रोग्राम चलाया गया। ट्रेवल प्लस लेजर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट में गाइस एशिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में उदयपुर का प्रथम स्थान रहा है और जयपुर का 9वां स्थान रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ के बारे में बात करें तो जयपुर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणास्पद अवार्ड इनको प्राप्त किया दिया गया है। सरकार ने बीपीएल परिवारों को बीमा लाभ देने के लिए अन्नाधाय जीवन अमृत योजना को बंद कर दिया है। ठीक है, कौन सी योजना है? पन्नाधाय जीवन अमृत योजना है, इसे बंद कर दिया गया है। इसमें क्या होता था, जो बीपीएल परिवार है उनको बीमा का लाभ दिया जाता था। अखावास बांध गाइस वो अपने चूरू चाकसू जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? चाकसू में।
पूछ लिया जाए कि लाखावास बांध कहाँ है, वो चाकसू में है। यहाँ पर गाइस प्रदूषण की वजह से विभिन्न मछलियों और जो केचुए हैं उनकी डेथ हो गई है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज में है तो ये पूछा जा सकता है लाखावास बांध के बारे में। नेक्स्ट है विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस करने के लिए ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। दोस्तों इसमें जो ये अपना नेवा ऐप है, इसमें ई विधान एप्लीकेशन लागू करने के लिए केंद्र राज्य की वित्तीय सहभागिता है, जिसमें 60-40 का अनुपात रखा गया है। ठीक है, 60-40 का अनुपात नेवा ऐप में। तो ये अपन ने चर्चा कर ली जुलाई के पूरे करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, अब एक नया टॉपिक लेके अपन शुरू करेंगे नए वीडियो में। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।